नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी और अब ऑलमोस्ट सिलेबस आपका ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट ही होने वाला है। लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हुए हैं जिन पर हमें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत चर्चा करनी है और एग्जाम में कई बार इनसे प्रश्न भी आप लोगों से पूछे गए हैं, तो किसी भी टॉपिक को हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपके टॉपिक के अनुसार ही लेक्चर नंबर 34 में लेकर आ चुका हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मनसबदारी व्यवस्था की। जी हाँ, मुगल काल में मनसबदारी जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था क्या थी और इसका वास्तविक रूप से महत्व क्या था, इसे किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, क्यों प्रारंभ किया गया था, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके लाभ क्या हुए, इसकी हानियां क्या थी, ये सारी चर्चाएं हम आज के सेशन में पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं, जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन, इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी कंफ्यूजन है आप अब तक थी, आपकी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आसानी से आपको व्यवहारिक रूप से याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और डायरेक्टली मूव करेंगे अपने सेशन में। ये कुछ सब्जेक्ट है जो मेरे द्वारा ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं आप लोगों को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही। डिस्क्रिप्शन में जाए या फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रज्ञान हिंदी पर भी मैं पढ़ा रहा हूं। ये भी एक नया यूट्यूब चैनल है, प्रज्ञान हिंदी नाम है यूट्यूब चैनल का। आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वहां पर, है ना। तो जो भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेसिकली वहां जाकर के तैयारी कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग अभी तक आपकी क्लासेस कंप्लीट हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे पूरे यूनिट 5 तक का कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें यूनिट 5 को भी हम स्टार्ट कर चुके हैं कल वाले सेशन से, जिसमें कल हमने बात की थी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के अंतर्गत टॉपिक नंबर 23 में, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था पर आज कंप्लीट डिस्कशन होगा, डिटेल में होगा और पूरे डाउट इसी सेशन के माध्यम से मैं खत्म करूंगा आप लोगों के। तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो टेबल ऑफ कंटेंट में कि आज हम पढ़ेंगे क्या क्या, इस मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत हम समझेंगे क्या क्या हमें समझने को आज मौका मिलेगा मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मनसबदारी व्यवस्था के परिचय की। दरअसल ये मनसबदारी व्यवस्था थी क्या, इस पर कंप्लीट डिस्कशन होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताओं की, ठीक है ना, इसकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद लाभ की बात करेंगे कि ये मनसबदारी व्यवस्था के प्रशासन को लाभ क्या हुए, मुगल प्रशासन को क्या लाभ हुए। इसके बाद में इसकी हानियां क्या थी, दोष क्या थे इसके, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट, और बेसिकली यदि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहो ना, तो भी आप लोग देख पाएंगे कि प्रश्न में भी कुछ इस प्रकार के ही तथ्य पूछे जा सकते हैं और यही तथ्य पूछे पूछे जाते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है, उसकी विशेषताएं बताइए, लाभ हानि बताइए या फिर आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यदि थोड़े से बुद्धि का विस्तार थोड़ा सा बढ़ा करके आप देखोगे ना, तो सारे पक्ष आपको इन 4 पॉइंटों के अंतर्गत मिल जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते बढ़ते हैं और करते हैं शुरुआत पॉइंट नंबर 1 से, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था से। चलिए, तो दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था को हम समझे उससे पहले दरअसल मैं आपको प्रारंभ में थोड़ा सा देखिए इसकी भूमिका हम तैयार कर ले, उसके बाद हम टॉपिक में अंदर एंट्री मारेंगे। दरअसल मनसबदारी व्यवस्था जो थी ना, ये कोई कार्य करने की पद्धति नहीं थी या फिर ये किसी पद का जो है कोई सिंबल नहीं था कि कोई मनसबदार है तो ये कोई सिंबल है, ऐसा कुछ नहीं था। आपने सुना होगा ना, एक जमींदारी प्रथा भी एक लागू की थी पहले मुगल शासकों ने, जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि जो सैनिक होते थे उनको जमीन दी जाती थी। लेकिन अकबर ने उस प्रथा को समाप्त करके और एक नई प्रथा की शुरुआत की, जिसे मनसबदारी प्रथा कहा जाता था। मनसबदारी प्रथा के अंदर पहले जो जमीन देने का, है ना, संपत्ति देने का रिवाज था सैनिकों को, वो समाप्त करके और अब जो है सेना को जो है अब उन्होंने नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। अकबर ने यह कदम क्यों उठाया था, क्योंकि ध्यान सुनिएगा, अकबर को सेना की क्षमता का बहुत अच्छे से समझ थी। वो समझता था कि सेना कितनी आवश्यक है, शक्तिशाली सेना का होना किसी भी साम्राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये अकबर भली भांति समझता था। और इसलिए उसने अपनी पूरी क्षमता सेना की शक्ति में लगा दी थी, मतलब सेना को सक्षम बनाने में लगा दिया था। अकबर से पहले के जितने भी मुगल सम्राट रहे हैं उन सब ने सेना को एकत्रित करने पे फोकस किया, लेकिन अकबर ने उस सेना को शक्तिशाली बनाने पर फोकस किया, सेना के सुदृढ़ीकरण पर फोकस किया। उन्होंने सेना का सुदृढ़ीकरण किया, शक्तिशाली बनाया और सार्वजनिक रूप से जो है उनको एकत्रित करते हुए उनको संगठित किया।
और उन सभी को राजकीय सेवा प्रदान की। पहले जो सैनिक हुआ करते थे वो आवश्यकता पड़ने पर ही आते थे और उतने समय का ही उनको वेतन या इनाम दिया जाता था। लेकिन अब अकबर ने जब मनसबदारी व्यवस्था प्रथा शुरू की तो इस प्रथा के अंतर्गत सैनिक अब निरंतर कहें कि स्थायी रूप से प्रशासन के अंदर आ चुके थे, मतलब प्रशासनिक अधिकारी बन चुके थे। अब उन्हें कोई छुट्टी नहीं थी, युद्ध हो या ना हो वह प्रशासन के अंदर रहते थे और वहीं पर उनको शिक्षा दीक्षा होती थी, मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह होती ना मिलिट्री की, वो सब इनके द्वारा ही होती थी, प्रशासन द्वारा होती थी। तो मनसबदारी व्यवस्था के अंदर भी थोड़ा सा मैं और थोड़ा विस्तार में बताऊं तो दोस्तों, दरअसल मनसबदारी व्यवस्था एक ऐसी प्रथा अकबर ने प्रारंभ की जिसमें मनसबदार या कहें कि किसी विशेष प्रशासनिक अधिकारी को मनसब दिया गया। मनसब, ध्यान से सुनना, पूरा पक्ष समझ जाएगा। दरअसल अब पूरे प्रशासन में मुगल साम्राज्य में चाहे कितने भी कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई सा भी कार्य कर रहे हो, अब उसको सामान्य रूप से सैनिक माना जाने लगा था, सैनिक। और युद्ध के समय में उसे सैनिक कार्यवाही में भाग लेना भी आवश्यक था, चाहे फिर वो कोई वहां उस साम्राज्य राज्य का लेखक ही क्यों ना हो, चाहे वो राज्य का विद्वान या लेखक ही क्यों ना हो, चाहे वो साहित्यकार हो, मतलब कोई भी होगा, चित्रकार हो, कलाकार हो, कोई भी हो, सब सेना की कैटेगरी में ही शामिल थे और सबको युद्ध के समय में सहयोग देना पड़ता था। हाँ, ये अलग बात थी कि वो मनसब के भी अब पद बनाए गए थे, कुछ श्रेणियां बनाई गई थी, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। कोई मनसब होता था जो 12,000 सेना रखता था, कोई मनसब होता था, कोई मनसबदार होता था जिसे 7,000 सेना रखने का अधिकार था, कोई मनसबदार था जो 10-10 सैनिकों की टुकड़ियों के साथ रहता था। तो ये उसके ओहदे मर्तबे के हिसाब से वो रखता था और उसे उसी मर्तबे के अनुसार ही, उसी पद के अनुसार ही उसे वेतन भी दिया जाता था। जो ज्यादा सेना रखता था वह ज्यादा वेतन मिलता था। अब ये सेना रखने की जो जिम्मेदारी थी अब उस मनसबदार की हुआ करती थी। याद रखिएगा, अगर किसी मनसबदार को वेतन दिया जा रहा है 12,000 सैनिकों के अनुसार, 12,000 सेना रखने वाले मनसबदार की का पद उसको दिया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो 12,000 सेना की टुकड़ी अपने पास रखे। तो इस तरह से अकबर ने पूरे साम्राज्य की जो सेना थी इसी मनसबदारों में विभाजित कर दी, जिससे उसकी जो सेना थी वो अब संगठित होने लगी थी, अपने मनसबदारों के प्रति या अपने मनसबदारों के संगठन में संगठित होने लगी थी, जिससे अब अकबर की सेना काफी शक्तिशाली हो चुकी थी, है ना। तो अब पहले जैसी जो है बिखरी हुई सेना नहीं थी। अब ये थोड़ा सा सामान्य सी जानकारी आपको मनसबदारी व्यवस्था को लेकर मिली है। अब थोड़ा सा हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपको इसकी कंप्लीट समझ अपने मस्तिष्क में बन सके, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी बन सके। दरअसल मनसब जो है ना एक अरबी शब्द है दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे, ध्यान सुनते चलिएगा। पॉइंट पूरा मैं यहाँ पर पक्ष पूरी तरह क्लियर कर दूंगा, सुनिए। मनसब जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। इस मनसब का मतलब क्या होता है? पद या प्रतिष्ठा, है ना। पद कह दे, पदवी कह दे या दर्जा, है ना, चारों का एक ही मतलब होता है। तो मनसब का सीधा सा मतलब होता है पद, पद। अब मुगल काल में यह किसी अधिकारी का वेतन तथा दरबार, राज दरबार में उसकी प्रतिष्ठा और स्थान को निर्धारित करता था। ठीक है, किसी अधिकारी को मनसब दिया गया है तो उसे किस पद का, कौन सा मनसब दिया गया, कौन सी श्रेणी का मनसब दिया गया है, वह मनसब ही उस अधिकारी के वेतन को निर्धारित करता था, उस अधिकारी की प्रतिष्ठा को निर्धारित करता था, उस अधिकारी के पद या स्थान को निर्धारित करता था। कौन? वो उसका मनसब। अच्छा, इसको लेकर के एक परिभाषा दी गई है। इरविन ने एक परिभाषा दी है। इस परिभाषा को देख करके भी आप इसका अर्थ जो है लगभग समझ जाएंगे। मनसब का जो अर्थ है पद श्रेष्ठता एवं वेतन निर्धारित करना है। क्या कहा? पद, उस अधिकारी का पद, उस अधिकारी की श्रेष्ठता या उसका वेतन निर्धारित करना था। अगर आप अभी तक समझ रहे हैं कि जो मनसब है ना ये किसी विशेष पद को लेकर, किसी विशेष पद का नाम है, तो ये गलत है। वो ना ही कोई विशेष कार्य करने का जो है प्रतीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मनसब सिर्फ व्यक्ति का वेतन या उसकी श्रेष्ठता निर्धारित करता था। मनसब मतलब समझिए ना कि पूरे साम्राज्य में अब मनसबदार थे और हर एक के पीछे कुछ सेना संगठित कर दी गई थी। किसी को मनसब 10 सैनिक रखने का मिला है तो वो 10 सैनिक की टुकड़ी अपने साथ रखेगा। अब चूंकि कम सेना है तो वेतन भी उसको कम मिलेगा।
वेतन किसको मिलता था? मनसबदार को। अब वो मनसबदार अपनी सेना को वेतन बांटता था। तो अकबर ने बहुत ही सूझबूझ के साथ में ही ये प्रथा प्रारंभ की थी, जिससे उसकी बिखरी हुई सेना संगठित हो सके। संपूर्ण सेना पर राज्य का कंट्रोल नहीं हो संभव नहीं था, या एक सेनापति के अंडर में जो है पूरी सेना का आना संभव नहीं था, इसलिए उसने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। अब ये मनसबदार राज्य के प्रति जो है जवाबदेह हो गए, और जितने सैनिक थे वो अपने मनसबदार के प्रति जवाबदेह हो गए। मनसब किसी विशेष पद या कार्य के संपादन का प्रतीक नहीं था। इसका अर्थ केवल यह होता था कि मनसबदार राज्य की सेवा में है। दैट्स ऑल। जो मनसबदार है वह राजकीय सेवा में है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्य में उसका जो है यूज किया जा सकता था, उससे कार्य लिया जा सकता था। अकबर ने इस प्रथा को प्रारंभ किया था। ध्यान रखना दोस्तों, फैक्ट है, अकबर ने इस प्रथा को प्रारंभ किया था। अभिजात वर्ग के लिए भी अब मनसब के अलावा और कोई अलग से श्रेणी नहीं थी। मतलब समझिएगा, इसका चाहे कोई सा भी वर्ग हो, अब मनसबदार के अलावा पूरे साम्राज्य में दूसरा कोई वर्ग था ही नहीं। सारे वर्ग, सारे पद सब समाप्त करके एक ही पद बना दिया, मनसबदार का। अब मनसबदार होगा जो भी होगा, और उसी आधार पर, जिस श्रेणी का मनसबदार होगा उस आधार पर उसको वेतन मिलेगा। मुगल शासन में सेना, सामंती प्रथा, असैनिक शासन व्यवस्था, ये सब जो भी पद थे ना, ये सामंती व्यवस्था थी, असैनिक शासन व्यवस्था थी, जो सेना में नहीं थे, सिर्फ राजकीय काम देखते थे, वो सब चीज समाप्त कर दी। अब सबके सब कौन बन गए? मनसबदार बन गए। मनसबदार बन गए। अब चाहे राजमहल में कोई झाड़ू लगाने वाला ही क्यों ना हो, सामान्य अर्थों में वो भी उस राजमहल का सैनिक माना जाता था, और युद्ध के समय में उसको भी युद्ध भूमि में जाना पड़ता था आवश्यकता पड़ने पर। डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव ने जो है और अच्छे से परिभाषित किया। उन्होंने कहा है कि मनसबदार प्रथा मुगल काल में लोक सेवा या अभिजात वर्ग सेना का मिश्रित नाम था। आज जब तैयारी करते हो ना आईएएस आईपीएस की, बस वही था ये मनसबदार व्यवस्था। चलिए थोड़ा और इसको डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझने के लिए इसकी विशेषताओं को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषताओं के साथ में मनसबदारी व्यवस्था से और भली भांति परिचित हो जाएंगे। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पद का मर्तबा मनसब से। किसका? पद का मर्तबा मनसब से। मर्तबा का मतलब क्या होता है? उसका ओहदा, है ना, उसका ओहदा। पद का मर्तबा मनसब से। तो मुगल दरबार में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक रूप से सैनिक माना जाता था। अब ये मैं आपको समझा चुका हूं। मुगल दरबार में अकबर ने जब ये मनसबदारी व्यवस्था या मनसबदारी प्रणाली शुरू की, इस प्रणाली के शुरू करने के बाद मुगल दरबार में चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, प्रत्येक व्यक्ति अब प्राथमिक रूप से वह सैनिक होगा, वह सैनिक होगा। मुगल दरबार में सिर्फ काजी और सदरों को छोड़ दिया गया, वो अपना कार्य कर रहे थे। बाकी ऐसा कोई पद नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सैनिक नहीं बना। मतलब अब उनके छोड़ करके बाकी सारे कौन होते थे? मनसबदार ही होते थे। सेना नायकों के अलावा साहित्यकार हो या चित्रकार हो या वित्त विशेषज्ञ हो या कलाकार हो, कोई भी हो, सबके सब क्या थे? सबके सब मनसबदार थे। मतलब सैन्य संचालन करना ही पड़ता था उनको, अपने नीचे सेना रखनी ही पड़ती थी। अधिकारी चाहे सैनिक हो या असैनिक, उसका पद या मर्तबा उसके मनसब से ही पता चलता था। अब उसकी योग्यता क्या होगी? उसके मनसब से उसकी योग्यता पहचानी जाएगी। भाई कौन सी श्रेणी का मनसबदार है? वो कहेगा कि मेरे पास तो 5 सैनिक है, ठीक है, नीचे बैठ जा, है ना, छोटा मनसबदार है। कोई कहेगा भाई, है ना, 1000 सेना मेरे पास में है, ठीक है, उसको उचित स्थान प्राप्त होगा। लेकिन कोई आएगा, भाई 12,000 सेना की टुकड़ी जो लेकर चलता है, एक विशाल सेना, 12,000 की सेना कम नहीं होती है, 12,000 की एक श्रेष्ठ श्रेणी थी, है ना, अकबर के समय में 12,000 की सेना रखने वाला एक मनसबदार सबसे उच्च श्रेणी का था, प्रथम श्रेणी का था। तो उसको तो कुछ परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना, उसका तो रोब ही साम्राज्य में अलग ही होगा। तो इस प्रकार से जो उनकी कद्र होती थी ना, वो उनके मनसब से होती थी कि उसको कौन सी श्रेणी का मनसब प्राप्त है।
ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि पद का मर्तबा कहां से आता है, मनसब से आता था। मनसब से, कौन सा मनसब है इसके पास। इसके अलावा मनसबदारों की श्रेणियां, जरा श्रेणियां मैंने कई बार 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 आपको बोलिए दोस्तों, कई श्रेणियों में इन मनसबदारों को विभाजित किया था अकबर ने। सबसे छोटी श्रेणी थी 10 सैनिकों की, जिसमें एक मनसबदार 10 सेना की टुकड़ी साथ लेकर चलता था, उसे सबसे छोटी श्रेणी का कहा जाता था। और सबसे बड़ी श्रेणी थी 12,000 सैनिकों की। ठीक है, और इस श्रेणी में उसने, अकबर ने दशमिक प्रणाली को अपना था। दशमिक प्रणाली मतलब समझते ना, जो जिसमें 10 को बेस बनाया जाता था, 10 के आधार पर चलता था। ठीक है, तो 10 को बेस बनाकर तो दशमिक प्रणाली को अपनाया था उसने। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मनसबदारों की श्रेणियों के अंतर्गत कई श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे छोटी श्रेणी को याद रखना है आपको, जिसमें 10 सेना की टुकड़ी हुआ करती थी, और सबसे बड़ी श्रेणी में 12,000 सैनिकों की, है ना, मनसब व्यवस्था हुआ करती थी। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं अगली इसकी विशेषताओं में। तो मनसबदारों की नियुक्ति और पदोन्नति किसके द्वारा होती थी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर चूंकि आपको पता ही है कि जो मुगल सम्राट थे, सबके सब जितने भी मुगल सम्राट रहे हैं, मुगल शासक रहे हैं, सबके सब स्वेच्छाचारी थे, है ना। मतलब संपूर्ण शासन की शक्तियां उनके हाथों में केंद्रित हुआ करती थी। तो मनसबदारों की नियुक्ति की बात हो या पदोन्नति की बात हो या उनकी अवनति की बात हो, पूरा का पूरा अधिकार सम्राट के पास ही होता था। ये एक अलग बात है कि किसी की सलाह ले रहा वो ठीक है, लेकिन सम्राट जो है विवश नहीं था उस बात को लेकर के कि किसी की सलाह माननी ही पड़ेगी। सम्राट अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को किसी भी मनसब के लिए नियुक्त कर सकता था, और किसी को पद से हटाना है तो वो भी हटा सकता था। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं था कि आपने ये अचीवमेंट पा लिया तो अब आपको और उन्नति, इस लेवल पर उन्नति हो जाएगी। जी, सम्राट की इच्छा पर निर्भर था कि सम्राट उस अधिकारी से कितना संतुष्ट हुआ है। संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा तो सम्राट जो है कई स्टेप पार करके भी सर्वोच्च स्थान पर भी उसकी उन्नति कर सकता था या उसको पद से हटा सकता था। इसका कोई फिक्स नियम नहीं था। इसके अलावा निर्धारित संख्या के सैनिक रखना, निर्धारित संख्या के सैनिक रखना, इस जो मनसबदारी व्यवस्था थी ना, इस प्रणाली के माध्यम से अकबर ने स्पष्ट निर्देश दे दिए थे मनसबदारों को कि जो मनसब आपने प्राप्त किया है उसके अनुसार आपको सेना आपके पास रखनी ही होगी। सिर्फ घोड़े, हाथी, ऊंट या घोड़ा गाड़ी वगैरह ही नहीं, बल्कि सैनिक भी आपको उतने निर्धारित सैनिक रखने होंगे जितने का आप वेतन ले रहे हैं। क्लियर है। लेकिन दोस्तों, लेकिन आगे चल करके इस व्यवस्था में जो है, इस व्यवस्था का पालन नहीं हो पाया था। एक मतलब पालन तो हुआ लेकिन एक कंप्लीटली नहीं हो पाया। इसलिए अकबर ने फिर से एक और मोड़ ले लिया। मनसबदार निर्धारित संख्या में घुड़सवार नहीं रखते थे, तो अकबर ने क्या किया, संभवतः इसी कारण से अकबर ने इसी प्रणाली में थोड़ा सा चेंजेस किया। उसने 1594-95 में थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको जात के साथ सवार मनसब का प्रचलन शुरू कर दिया। जात के साथ सवार, जात के साथ सवार का प्रचलन शुरू कर दिया। जात का मतलब होता है पद, जात का मतलब होता है पद। ठीक है, तो पद और जिसके अनुसार उसको वेतन मिल रहा है, उसी अनुसार सवार का मतलब होता है सेना, उसको कितनी सेना रखनी है। तो इसने थोड़ा सा चेंजेस करके इसमें एक, वो कहते हैं ना, योजना में अपडेट किया है, थोड़ा सा अपडेट कर दिया उन्होंने, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करेंगे हम मनसबदारी व्यवस्था के लाभ की, कि अकबर के द्वारा जो मनसबदारी प्रथा को अपनाया गया उसके लाभ क्या क्या हुए। उसके लाभ दोस्तों निम्नलिखित लाभ हुए हैं, लेकिन कुछ लाभों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मनसबदारी प्रथा का सबसे प्रमुख लाभ जो हुआ कि मनसबदारों का भविष्य सम्राट के हाथों में निहित हो गया। मनसबदारों का भविष्य जो था अब सम्राट के हाथों में आ गया। नहीं तो पहले क्या था, पहले जागीरदारी जो प्रथा थी उसमें क्या होता था, उसमें मनसबदार जो सैनिक था, प्रमुख सैनिक जो था, वो संपत्ति लेकर के हट जाया करता था। ठीक है, वो अपने अनुसार कार्य करता था, मतलब केंद्र सरकार का कोई विशेष कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन अब मनसबदारी प्रथा के कारण क्या हुआ कि अब जो मनसबदार है उसका पूरी लगाम जो है अब सम्राट के हाथों में आ गई। ये सम्राट के प्रति स्वामी भक्त रहने लगे। इस प्रकार सम्राटों को बड़ी संख्या में निष्ठावान अधिकारी मिल गए। इसके अलावा निरंतर जांच और निरीक्षण होता था। इनकी सेना का
सरकार के द्वारा मतलब कि सम्राट की ओर से निरीक्षण करवाया जाता था कि कोई मनसबदार निर्धारित संख्या के हिसाब से जो है हाथी, घोड़े, है ना, या हथियार या सैनिक अपने पास रख रहा है या नहीं रख रहा है, इसका निरीक्षण होता था, जिससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार कम होने लगा। इसके अलावा सैनिकों का पूर्ण दायित्व अब मनसबदारों के कंधों पर आ गया था। अब सेना की कोई जिम्मेदारी सम्राट के पास नहीं थी, बल्कि सेना की पूरी जिम्मेदारी किनके पास आ गई, मनसबदारों के पास आ गई। इससे सम्राट को अब अतिरिक्त समय मिलने लगा, जिससे वह अपने अन्य दायित्वों का निर्वहन आराम से कर सके, परेशानी, फालतू की परेशानियों से बच सके। इतना ही नहीं, मनसबदारों को सैनिक अथवा असैनिक किसी भी कार्य के लिए नियुक्त किया जा सकता था। ठीक है, कोई सा भी कार्य इनसे करवाया जा सकता था। मुगल सम्राट के समान मनसबदार भी कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान करते थे। इसके पास भी विद्वान और कलाकार हुआ करते थे। जैसे प्रशासन में विद्वान कलाकार होते थे, ऐसे इनकी सेना में भी ये सब हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के अब मुगल सम्राट को ये टेंशन खत्म हो गई थी कि सेना का खर्चा लेना है, जुटाना है, सेना का अरेंजमेंट करना, उनको प्रशिक्षण देना, ये सारी झंझटें खत्म हो चुकी थी उनकी, किसकी, सम्राट की। अब ये सारा कार्य किसके पास आ गया था, मनसबदार के पास आ चुका था। इसके अलावा मनसबदारी प्रथा के दोष की जरा बात कर ले, क्योंकि लाभ की बात की तो दोष भी जरूरी है। इसके कुछ दोष भी हैं, कुछ कमियां भी थी, कुछ हानियां भी हुई है। जैसे मनसबदारी प्रणाली पर आधारित सैन्य संगठन जो है खर्चीला बहुत था, खर्चीला बहुत था, क्योंकि सेना पर जो खर्च होता था उसके अतिरिक्त पैसा मनसबदार लिया करता था, जो अपने ऐशो आराम पर उठाया करता था। इसके अलावा मुगल मनसबदार भव्य जीवन व्यतीत करते थे, भव्य जीवन व्यतीत करते थे, जिससे सरकारी धन भोग विलास में खर्च हो जाया करता। इतना ही नहीं, इस प्रणाली के कारण सेना का केंद्रीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि सारी सेना जो है टुकड़ियों में बढ़ गई थी ना, केंद्रीकरण हो ही नहीं पाया। कोई सेना जो है किसी केंद्र विशेष बिंदु पे नहीं रह पाई। जिससे अन्य समय, उससे पहले समय में क्या हुआ करता था कि सेना जो कार्य करती थी सम्राट के अधीनस्थ कार्य करती थी। हर सेना के लिए उसका एक ही स्वामी हुआ करता था, सम्राट। लेकिन अब सेना का स्वामी कौन था, मनसबदार। तो ऐसे कई सारे मनसबदार थे, तो सेना के भी बहुत सारे स्वामी हो गए। इसलिए सेना का कभी केंद्रीकरण हो ही नहीं पाया। इससे क्या हुआ, सेना कमजोर पड़ने लगी। और इस प्रणाली के कारण सैनिकों में सम्राट के प्रति निष्ठा भी कम होने लगी, क्योंकि जो वेतन था वो तो मनसबदार से मिलेगा ना। तो सम्राट की जो है सेवा करने का या उससे निष्ठावान बने रहने का मतलब क्या था, कोई विशेष फायदा उनको था नहीं। तो मनसबदार सम्राट के प्रति निष्ठावान रहते थे, मनसबदार सम्राट के प्रति निष्ठावान रहते थे, और सैनिक मनसबदार के प्रति निष्ठावान रहते थे। लेकिन उच्च अधिकारी की परवाह नहीं करते थे। मनसबदार जो थे सीधे सम्राट के प्रति निष्ठावान थे, लेकिन कोई और उच्च अधिकारी होगा तो उसको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसको पता है ना उसको वेतन सम्राट से मिलेगा। इस प्रकार इस व्यवस्था में प्रशासन भी कमजोर पड़ने लगा। सैनिकों का वेतन मनसबदार के द्वारा दिया जाता था, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलने लगा। प्रत्येक मनसबदार सैनिक मामलों में दक्ष नहीं होते थे। जैसे कहा ना कि कोई चाहे प्रशासन का कोई व्यक्ति होगा, सब मनसबदार होंगे, सब प्राथमिक रूप से सैनिक होंगे, किसी न किसी मनसबदारी के दिन कार्य करेंगे वो, चाहे वो कलाकार हो, चित्रकार, कोई भी हो। लेकिन क्या चित्रकार कलम उठा सकता है, हथियार थोड़ी ना उठा सकता। तो कहने का मतलब है कि सैनिक मामलों में दक्ष नहीं होते थे सभी, इसलिए सैन्य शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। तो इतने दोष पर्याप्त है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए, जिसमें मनसबदारी प्रथा समझा, उसकी विशेषताएं समझी, ठीक है, उसके लाभ और उसकी हानियां, 4 पक्ष पर्याप्त होंगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। अगले सेशन में बात करेंगे, बिल्कुल एंड में चल रहे हैं दोस्तों हम इस सब्जेक्ट के, जल्दी ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। मुगलकालीन सामाजिक दशा और स्त्रियों की दशा पर लेक्चर नंबर 35 में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज कुछ ज्यादा ही लेट हो चुके हैं, सेशन को बस कंप्लीट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कल वाले सेशन में मिलेंगे, और सेशन को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह करके जुड़ जाइए, ताकि नोटिफिकेशन आना प्रारंभ हो जाए। मिलेंगे कल वाले सेशन में। थैंक यू सो मच।